हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल अपन व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात कर रहे थे और अपना जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसमें अपने जो पहला सिद्धांत अपन ने बात की थी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की, जो कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। पिछला जो वीडियो है वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से कंप्लीट हो गया वो। अब अपना जो अगला जो सिद्धांत है आज अपन बात करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। दूसरा अपना जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आप सभी को पता है कि अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो किसका है? अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो पावलोव का है, जो कि कहाँ के थे? रूस के। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था जिसे अपन कह सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या इसको अपन और अन्य किस नामों से पुकार सकते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी अपन इसको कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। इसी सिद्धांत को अपन क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। अलग अलग नामों से पुकारते अपन। पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है इसको अपन क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, और इसी को अपन कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी अपन इसको कहते हैं। इसी सिद्धांत को अपन संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये इस सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। आप सबको पता है कि पावलोव को पाचन क्रिया पर कार्य करने के कारण इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1904 में। अब अपन बात करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अपने व्यवहारवादी सिद्धांत चल रहे हैं। आप सबको ये बात दिमाग में रखनी है कि अपने ये जो सिद्धांत कौन से चल रहे हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में अपना आज जो सिद्धांत कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत की बात करें उससे पहले बात आती है कि अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनुकूलित अनुक्रिया क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया वह है जब स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली जब अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने लग जाए। यानी स्वाभाविक उद्दीपक सबसे पहले अपन को समझना है कि क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक हमारे लिए जैसे भोजन या मिठाई, ये चीज़ क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। या अपन यह भी कह सकते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? जिसके प्रति प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक उद्दीपक वह है बिना प्रशिक्षण के जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक किसे कहेंगे? यानी अपन कह सकते हैं अनकंडीशनल स्टिम्युलस। बिना प्रशिक्षण के हम जिसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे भोजन है, हमें उसके प्रति अनुक्रिया करने के लिए कोई अभ्यास या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक वैसे ही मिठाई हमारे लिए है, तो मिठाई भी क्या हो गई? एक तरीके से हमारे लिए क्या है? वह स्वाभाविक उद्दीपक ही है। तो स्वाभाविक उद्दीपक यह हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी में, स्वाभाविक अनुक्रिया अपन किसे कहें? स्वाभाविक अनुक्रिया हम किसे कहें? तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है या जो हमारा रेस्पॉन्स होता है वो चीज़ क्या कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रिया। यानी अपन इसको क्या कह सकते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को ही अपन क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है, भोजन या मिठाई के प्राप्त करने के लिए हम जो प्रतिक्रिया करते हैं उसी को अपन क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहाँ पे आगे बात आती है, अपन कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक किसे कहेंगे?
हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अनुबंधित उद्दीपक वह है जब स्वाभाविक उद्दीपक, एक तो क्या है स्वाभाविक उद्दीपक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक को एक निश्चित अंतराल पर बार बार प्रस्तुत करें, तो अस्वाभाविक उद्दीपक करें, तो जब अपन कह सकते हैं जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया, यहाँ आपको समझना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक तो है स्वाभाविक उद्दीपक और एक है अस्वाभाविक उद्दीपक। यानी अपन कहेंगे जैसे मान लीजिए स्वाभाविक उद्दीपक आपके लिए भोजन है या अपन कह सकते हैं मिठाई है, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या, कोई भी वस्तु हो सकती है, घंटी, जैसे अपन अक्सर पावलोव के सिद्धांत में अपन देखते हैं। तो इन दोनों को एक निश्चित अंतराल पर बार बार प्रस्तुत करेंगे, यानी घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद भोजन, घंटी बजाई और तुरंत बाद भोजन। तो ये जो घंटी है, ठीक है, भोजन की जो ऊर्जा किस में आ जाती है, घंटी में आ जाती है। एक समय के बाद में ये होता है कि घंटी बजाने के बाद में भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, लेकिन केवल घंटी के प्रति ला रही है, तो वो घंटी जो है इसके साथ अनुबंधन करवाया जा रहा है। अनुबंधन किसके प्रति करवाया जा रहा है, ये बात आपको समझनी है। अनुबंधन भोजन के प्रति नहीं करवाया जा रहा है, अनुबंधन करवाया जा रहा है घंटी के प्रति, क्योंकि भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक, उसके प्रति तो पहले से ही अनुबंधन है। अनुबंधन हो रहा है घंटी के प्रति, तो यहाँ पे जो घंटी है उसको अपन क्या कहेंगे, अनुबंधित उद्दीपक। और उस घंटी के प्रति, ठीक है, उस घंटी के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, अनुबंधित अनुक्रिया किसे कहेंगे अपन, जब भोजन के प्रति जो लार आ रही थी, भोजन के प्रति लार आ रही थी, वो लार घंटी के प्रति आने लग जाए, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुबंधित अनुक्रिया। इसको अपन कहेंगे स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया का अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होना। एकदम सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि स्वाभाविक उद्दीपक आपके सामने क्या है, भोजन। तो भोजन के प्रति जो लार आ रही है बार बार अभ्यास के माध्यम से, वही अनुक्रिया, वही लार जब घंटी के प्रति आने लग जाए, तो अपन ये कहेंगे वो अनुक्रिया क्या कहलाएगी, अनुबंधित अनुक्रिया। यानी जब अनुबंधन हो जाएगा तो अपन यूँ कहेंगे कि भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वह प्रयोज्य है, यानी जो कुत्ता हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है, वह उसी स्वाभाविक उद्दीपक के समान वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। तो सबसे पहले तो आप अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसको समझ रहे हैं। सबसे पहले ये चारों बात आपको क्लियर होना जरूरी है कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अक्सर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पावलोव के प्रयोग में जैसे मान लीजिए भोजन प्रस्तुत किया और लार आई, यहाँ भोजन क्या है, तो आपके सामने चार ऑप्शन हो सकते हैं कि ये स्वाभाविक उद्दीपक है या स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनुबंधित उद्दीपक है या अनुबंधित अनुक्रिया। तो देखिए भोजन की बात की जा रही है, तो ये आपको ज़्यादा इसमें विचार करने की जरूरत नहीं कि भोजन है तो भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। दूसरा क्वेश्चन इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि भोजन के प्रति जो लार आ रही है, तो वहाँ पे लार क्या है, आपको अलग अलग पूछा जाएगा। लार क्या है, तो लार क्या है, भोजन के प्रति आ रही है, तो वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अगर आपको पूछे कि घंटी के प्रति लार आ रही है, आप सबको पता है कि घंटी के प्रति लार नहीं आती कभी स्वाभाविक रूप से, लेकिन फिर भी लार आ रही है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं अनुबंधन है। तो ये अनुबंधन है, तो अपन मानेंगे कि जैसे घंटी के प्रति लार आने लग गई है, तो वो घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। और घंटी के प्रति जो लार आ रही है, आपको पूछा जाए ये लार क्या है, तो वहाँ पे लार अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी। इसे अनुबंधित उद्दीपक को अपन क्या कह सकते हैं, अनुकूलित उद्दीपक भी कह सकते हैं। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, अनुकूलित उद्दीपक, या इसको और क्या कह सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं।
स्वाभाविक जो उद्दीपक होता है, ठीक है, उसको अपन कहेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये बात मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं। तो ये इसको अपन जो मुख्य नाम है, इसलिए इसको अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। अब पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था, आप सबको पता है पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसकी जो लार ग्रंथि थी उसको एक डिब्बे से जोड़ दिया था, और ये देखता है कि भोजन के प्रति उसकी कितनी मात्रा में लार आ रही है, क्या उतनी ही मात्रा में अनुबंधन के पश्चात घंटी के प्रति आ रही या नहीं आ रही है। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें अनुबंधन किस तरीके से होता है। देखिए, अब देखिए पावलोव का जो प्रयोग था, पावलोव का जो प्रयोग था, इसमें अपन 3 चरणों में लेते हैं। सबसे पहला जो चरण है, देखिए अनुबंधन की जो स्टेप है वो क्या रही है। अगर आप इन तीनों चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली स्टेप को अपन लेते हैं अनुबंधन से पहले की जो स्थिति है, इसको 3 स्टेप में एकदम सरल से समझने के लिए, ठीक है। दूसरी स्टेप है अनुबंधन के दौरान, और ये जो तीसरी स्थिति है अनुबंधन के बाद की। अनुबंधन से पहले, अनुबंधन के दौरान, और ये तीसरी है अनुबंधन के पश्चात। ये 3 चीज यहाँ पे हो गई है। पहले सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें अनुबंधन से पहले की जो स्थिति। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देखिए अनुबंधन से पहले यहाँ पे अनुबंधन कुछ भी नहीं हुआ है। अनुबंधन से इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया। स्वाभाविक उद्दीपक, आप सबको पता है कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। तो स्वाभाविक उद्दीपक हम प्रस्तुत करेंगे तो इसके प्रति जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या आपको पता है, पावलोव के प्रयोग में लार का आना। देखिए स्वाभाविक जो उद्दीपक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। और अनकंडीशनल ये स्टिमुलस है तो ये भी क्या कहलाएगा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहलाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे कोई अनुबंधन नहीं हुआ है तो इसको अपन क्या कहेंगे, अनुबंधित या अनानुबंधित उद्दीपक भी अपन इसको कह सकते हैं। जब ये अनानुबंधित उद्दीपक है तो ये भी क्या होगा, अनानुबंधित अनुक्रिया। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो निश्चित रूप से एग्जाम में, चाहे वो रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी हो, उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। फर्स्ट स्टेप थी अनुबंधन से पहले, ये है अनुबंधन के दौरान। तो अनुबंधन जब करवाया जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत पश्चात प्रस्तुत किया जाता है स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। आप सबको पता है कि अनुबंधन करवाया जा रहा है तो अनुबंधन 2 के बीच में होता है, एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, यहाँ पे घंटी जो है अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी प्रस्तुत करने के तुरंत बाद स्वाभाविक उद्दीपक जिसे अपन क्या कहते हैं, भोजन। तो जब घंटी और उसके तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत किया जाएगा बार बार, ठीक है, तो हर बार क्या होगी, उसकी जो अनुक्रिया होगी भोजन को देखकर हो रही है, तो भोजन को देखकर हो रही है तो यहाँ पे अनुक्रिया कैसी होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, आप सबको पता है, लार का आना। लार का आना यहाँ पे क्या है, उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखिए कि
जो घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो ये घंटी क्या है, अपन कहेंगे यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस। और ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, आपको पता है कि भोजन जो है हमेशा अनकंडीशनल स्टिमुलस रहेगा, और घंटी यहाँ पे क्या, कंडीशनल स्टिमुलस। तो जब अनकंडीशनल भोजन की वजह से लार आ रही है तो आपको पता है ये क्या कहलाएगी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अनुबंधन करवाया जा रहा है दो चीज़ों के मध्य, घंटी एवं भोजन के मध्य। जब घंटी और भोजन को एक समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको लगता है कि घंटी बजी है तो निश्चित रूप से अब भोजन आने वाला है। जब ये चीज़ उसके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाती है बार बार अभ्यास के कारण, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि घंटी बजती है तो लार उतनी ही मात्रा में आती है जितनी भोजन के प्रति आ रही थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो अस्वाभाविक उद्दीपक उसको अपन क्या कह सकते हैं, अनुबंधन हो गया है, तो वो घंटी को क्या कह सकते हैं, अनुबंधित उद्दीपक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे घंटी जो क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। इसको और क्या कह सकते हैं अपन, मैंने अभी पहले भी बताया कि इसको अनुकूलित उद्दीपक भी अपन कह सकते हैं, अनुकूलित उद्दीपक कह सकते हैं। घंटी क्या है यहाँ पे, कंडीशनल, यहाँ पे देखिए घंटी क्या है, कंडीशनल स्टिम्युलस है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक है, तो अनुक्रिया भी क्या होगी, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी। देखिए अनुबंधित अनुक्रिया है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो यहाँ पे जो लार है वो भी अपन इसको क्या कह सकते हैं, अस्वाभाविक अनुक्रिया भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्वाभाविक के जैसी अनुक्रिया भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, लार का आना। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस है, तो ये कंडीशनल है, तो ये इसके प्रति होने वाली अनुक्रिया भी क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स कहलाएगी। तो ये अपना एकदम सरल भाषा में पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको 3 स्टेप में अपन पढ़ना होगा अपन को। सबसे पहले अपन स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करेंगे, तो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन प्रस्तुत करेंगे, तो उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया क्या आएगी, लार का आना। यहाँ पे भोजन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो जब अनकंडीशनल स्टिमुलस है तो इसके प्रति होने वाली अनुक्रिया भी क्या होगी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है, या यहाँ पे कोई अनुबंधन नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में हम इसको अनुबंधित या अनानुबंधित उद्दीपक भी कहेंगे। अनानुबंधित उद्दीपक, तो ये जो प्रतिक्रिया हो रही है वो क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया है। अब यहाँ पे हम अनुबंधन करवा रहे हैं, तो अनुबंधन करवा रहे हैं तो आप सबको पता है कि 2 चीज़ें होगी, एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। तो यहाँ पे सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो घंटी पहले प्रस्तुत करेंगे, घंटी पहले प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक जो है भोजन वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली कि इन दोनों का जो एक समय अंतराल है वो एकदम कम होना चाहिए, लगभग आधा सेकंड, यानी घंटी जैसे बजी उसके तुरंत बाद भोजन पहुँच जाना चाहिए। तो वैसी स्थिति में अनुबंधन होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और अगर यहाँ के बीच का अंतराल बढ़ता है तो वैसी स्थिति में अनुबंधन होने की संभावना घट जाएगी। तो घंटी जैसे बजी उसके तुरंत बाद भोजन दिया तो यहाँ पे उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का आना। जब ये चीज़ बार बार घटित होती है, यानी जैसे घंटी बजी उसके बाद में तुरंत भोजन, घंटी उसके तुरंत बाद भोजन, घंटी बजाई उसके तुरंत बाद भोजन, तो एक सामान्य रूप से हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि घंटी बजी है तो अब तुरंत भोजन आने वाला है। तो एक स्थिति अभ्यास के कारण इतना ज़्यादा अभ्यास करवाया जाता है कि वो चीज़ अनुबंधन के रूप में बदल कर भोजन के प्रति जो लार आ रही थी वो किसके प्रति आने लग जाए, घंटी के प्रति। और जब भोजन के प्रति आने वाली लार घंटी के प्रति उतनी ही मात्रा में आने लग जाए तो हम ये कहेंगे कि अनुबंधन हो गया है या अनुकूलन हो गया है, किसके प्रति, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति। तो यहाँ पे अनुबंधन के पश्चात केवल घंटी प्रस्तुत की जाती है और प्रतिक्रिया क्या होती है, लार का आना। तो यहाँ पे घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक, या अपन कह सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक। जब घंटी अनुबंधित उद्दीपक है तो इसके प्रति लार आने वाली प्रतिक्रिया भी क्या कहलाएगी, अनुबंधित अनुक्रिया। तो घंटी को अपन क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टिमुलस, और ये क्या हो गया, कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो ये अपना जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है पावलोव, वो सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन इसकी आगे बात करते हैं क्या कि अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मनोविज्ञान के जो टॉपिक है, चाहे वो रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या लैब असिस्टेंट में जो तैयारी कर रहे हैं, उनको निःशुल्क यहाँ पे हर मैटर आसानी से समझने में सहायता मिलेगी। अब देखिए, अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले बात है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक है, उनके बीच में अनुबंधन होगा या नहीं होगा, साहचर्य होगा या नहीं होगा, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है कि स्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक एवं स्वाभाविक उद्दीपक एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार प्रस्तुत किया जाए, यह तभी अनुबंधन प्रभावित होगा। यानी घंटी और भोजन जो है वो एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार प्रस्तुत किया जाएगा, तभी वह अनुबंधन हो पाएगा। दूसरी बात है कि प्रयोज्य है जो जिस पर अनुबंधन अपन कह सकते हैं, जिस पर प्रयोग किया जाए। प्रयोज्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति एवं मानसिक अपन कह सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा हो। अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अनुबंधन होगा या नहीं होगा, ये केवल दोनों उद्दीपकों को केवल प्रस्तुत करने से ही नहीं है, प्रस्तुत करने के साथ ही प्रयोज्य जो है जिसमें प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे प्रयोज्य कौन है, यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे प्रयोज्य कौन है, यहाँ पे कुत्ता है। तो इसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी जरूरी है। मान लीजिए उसको सुनाई ही नहीं दे रहा तो घंटी की कोई उपयोगिता भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वातावरण जो है, वातावरण कैसा है, नियंत्रित हो। यहाँ पे नियंत्रित होने का मतलब है कि जब घंटी बजाई जा रही है तो उस स्थिति में कोई अन्य आवाज़ नहीं हो। अगर दूसरी अन्य कोई आवाज़ आएगी तो वैसी स्थिति में प्रयोज्य उस विशेष घंटी के प्रति अनुबंधन नहीं कर पाएगा। तो ये मुख्यतः अपन कह सकते हैं अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और जो अपन कह सकते हैं उद्दीपक हो, प्राणी के सामने जो उद्दीपक हो, उद्दीपक प्रभावशाली हो, ये अंतिम प्रभावित करने वाला कारक, उद्दीपक प्रभावशाली हो। जैसे घंटी जो बजती है उसके तुरंत बाद जो उद्दीपक है भोजन मिलना है, तो उसकी पर्याप्त मात्रा हो या वो जो उद्दीपक है वो उसको प्रभावित करने वाला होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए उसको सड़ा हुआ भोजन मिले या उसको जो उचित भोजन नहीं मिले, तो वैसी स्थिति में भी उसके बीच में अनुबंधन नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण। तो ये अपना आज का जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, वो कंप्लीट हुआ, थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में इसको अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यही हमारे लिए क्या है, पुनर्बलन है। धन्यवाद।